हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के गणित इकाई 10 को। इकाई का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। इस इकाई के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, यदि 4 भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो, 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए गए हो, 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य 2 कोण दिए गए हों और 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण दिए गए हो तथा 4 भुजाएं और 1 कोण दिए गए हो, तो चतुर्भुज की रचना किस प्रकार करनी है। ठीक है, इस इकाई के अंतर्गत ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इकाई का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो देखिए, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, देखिए 4 भुजाएं हैं, ए बी सी और सी डी डी ए। 4 भुजाएं दी गई, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है, 4 भुजाओं से ये बन रही आकृति, इसे कहेंगे चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज ये भी है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ये शीर्ष है और ए बी भुजा, बी सी डी और डी ए ये सब भुजाएं हैं। ठीक है, चतुर्भुज के 4 भुजाएं, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। जैसे यहाँ पे शीर्ष ए है और ए को सी से मिलाने वाली जो रेखा होगी विकर्ण कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, वो रेखा चतुर्भुज की विकर्ण कहलाएगी। देखिए शीर्ष डी का सम्मुख शीर्ष है बी। अब इन दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे विकर्ण। ठीक है, चतुर्भुज की विकर्ण होती है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे चतुर्भुज के प्रकार या अंग पर। पहला है चतुर्भुज का अंग समलंब। समलंब किसे कहते हैं? वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं, यानी जो सम्मुख भुजाएं हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी जो रेखा है ये एक दूसरे के समांतर है। चतुर्भुज का ये एक युग्म समांतर है तो ये समलंब कहलाता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ये ऐसे दिया गया हो, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो, इसका नाम लेते हैं ए बी, और ये है सी डी रेखा, यहाँ पे सी और डी। ठीक है, अभी इससे जो समलंब आकृति बनती है, इसमें भी एक युग्म समांतर है, तो बस एक युग्म समांतर हो तो ऐसी आकृति समलंब आकृति होती है। ठीक है, यहाँ भी ये चाहे तो आकृति ऐसे भी हो सकती है या फिर इस प्रकार से भी हो सकती है। तो वो चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। देखिए यहाँ पे ए बी भुजा सी डी भुजा सम्मुख भुजाएं हैं और ये समांतर भी हैं, तो एक युग्म समांतर है तो ये समलंब आकृति हो गया। अगला है समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए इसमें चारों भुजाएं समांतर होगी। यहाँ पे ए बी भुजा के समांतर सी डी है, यहाँ पे ए बी सी और डी ऐसे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से सीक्वेंस में नाम होता है ए बी सी और डी। ये चतुर्भुज है और इसका देखिए चारों भुजाएं जो है इसमें एक दूसरे के समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं। यहाँ पे देखिए ए बी का सम्मुख भुजा है सी डी और ये दोनों क्या है? आपस में समांतर है। यहाँ पे बी सी भुजा की सम्मुख भुजा है ए डी और ये रेखाएं या ये भुजाएं समांतर है, तो ये सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। और इसमें समांतर भुजाएं के सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, और सम्मुख कोण भी, ये देखिए अगर कोण ए अगर मान लीजिए 120 का है तो कोण सी भी 120 का ही होता है। इसमें क्या होती है कि आपस की जो यहाँ पे बी का सम्मुख कोण डी है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ए का सम्मुख कोण सी, तो कोण सी और ए आपस में बराबर होंगे। आगे है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर होती है तथा
समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज या वह समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती है। ए बी भुजा का सम्मुख भुजा है सी डी, ये समांतर और बराबर होती है आपस में। ठीक है, समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और समांतर भी होती है। और इसके विकर्ण जो दोनों शीर्षों को मिलाते हैं, सम्मुख शीर्षों को, देखिए बी का सम्मुख शीर्ष डी है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण हो गई। इसके विकर्ण क्या होते हैं कि एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे जब प्रतिच्छेद करें तो समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अगला चतुर्भुज है आयत। आयत किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, देखिए ये आयत होता है। इसके आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। ए बी भुजा सी डी के बराबर और डी ए भुजा बी सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जितना ए डी भुजा का नाप है उतना ही बी सी भुजा का माप होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आयत। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। ये होता है आयत। ठीक है, और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर इनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखा खींचा जाए विकर्ण, तो ये क्या होंगे कि दोनों बराबर विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण बराबर होते हैं। अगला चतुर्भुज है वर्ग। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। देखिए, इसके प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, भुजा ए बी अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसके कोण समकोण होते हैं। ये कोण भी समकोण हो जाएगा। सब कोण 90-90 डिग्री का होता है। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी देखिए, अगर इनका विकर्ण खींचा जाए, ए और बी को मिला, यहाँ पे देखिए डी और बी को मिलाने वाली रेखा, और ये हो गई ए सी को मिलाने वाली रेखा। अब ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला चतुर्भुज है उत्तल चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा होता है उसे कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। देखिए, इस प्रकार से हम उत्तल चतुर्भुज की आकृति बना सकते हैं। इसके प्रत्येक कोण 180 से छोटा है। 180 अंश क्या होता है? यहाँ पे सरल रेखा जो होती है 180 अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार से 180 अंश का कोण बनता है। और इस भुजाओं में सभी कोण 180 से छोटे हैं, यानी यह उत्तल चतुर्भुज है। अगला चतुर्भुज है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज किसे कहेंगे? वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 से बड़ा होगा। देखिए, यहाँ पे ये वाला कोण जो है कोण बी डी से, यानी इसे कोण डी भी बोल सकते हैं। कोण डी क्या है? 180 अंश से बड़ा होता है। ठीक है, एक सरल रेखा 180 का होता है, ये 180 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 180 से ज़्यादा कोण बना है बी डी और सी। तो ये जिसके एक कोण 180 से ज़्यादा हो वो क्या होता है? हमारा अवतल चतुर्भुज होता है। अब हम लोग अभ्यास 10 से के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अभ्यास 10 से में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। ठीक है, ये इसमें कथन दिए गए हैं। जो कथन सत्य है और असत्य है उनके सामने लिखना है कि कौन सा सत्य और असत्य है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, चतुर्भुज में केवल 2 विकर्ण होते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य। देखिए, जैसे इस प्रकार से आपको चित्र दे दे, ये एक चतुर्भुज है। देखिए, 4 भुजाएं हैं इसमें, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इसमें केवल 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में केवल 2 विकर्ण है। देखिए, यहाँ पे शीर्ष 4 होते हैं, ए बी सी डी, ये शीर्ष है, और सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। ठीक है, तो सम्मुख शीर्ष यानी बी और डी को मिलाने वाली रेखा विकर्ण हो गई। यहाँ पे केवल 2 विकर्ण है, तो यहाँ पे
प्रश्न है चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, इसको सत्य लिख देंगे। देखिए अगला है इसमें 2 नंबर, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो ये कथन सत्य नहीं है। बराबर होती है लेकिन सदैव हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है। हमने 7 प्रकार के चतुर्भुजों को देखा जिसमें केवल समचतुर्भुज और वर्ग के भुजाएं बराबर थी। ठीक है, चारों भुजाएं वर्ग के और समचतुर्भुज के बराबर थी। बाकी सबकी भुजाएं अलग अलग माप की थी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर हो, अलग अलग भी होती हैं। तो यहाँ पे ये कथन असत्य हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे असत्य कथन है। अगला है 3 नंबर, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो ये कथन भी असत्य है। देखिए हमने आयत पढ़ा तो आयत के सम्मुख भुजाएं समान थी और बाकी सब जैसे कि हमने वर्ग भी पढ़ा उसकी भुजाएं भी समान थी, सम्मुख भुजाएं समान थी और समचतुर्भुज की भी समान थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें समलंब चतुर्भुज की तो उसमें एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। जैसे ये देखिए, ये भुजा हो गई AB और ये हो गई CD, ये हो गई समलंब आकृति। इसमें क्या है, देखिए ये भुजा इस भुजा के समांतर तो है लेकिन बराबर नहीं है। आपका क्वेश्चन है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती है, ये कथन असत्य है। सदैव समान नहीं होती है, सब समान होती है लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा समान हो। इसमें सदैव बोलते हैं इसलिए ये कथन असत्य है। देखिए चौथा है वर्ग, वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही, अभी अभी हमने वर्ग के बारे में पढ़ा। इसकी सम्मुख भुजाएं देखिए, वर्ग के क्या होते हैं, चारों कोण समकोण और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। अगला है यहाँ पे 6 नंबर, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। ये कथन भी सत्य है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। अगला है 7 नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। तो यहाँ पे भी समान नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है ये कोई ABCD, तो इस विकर्ण की लंबाई इस विकर्ण की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर नहीं होगी। देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसकी माप बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज, इस प्रश्न में समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी कि सभी भुजाएं समांतर होती हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज, इसके सभी भुजाएं क्या होती है, समांतर, आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो अगर नाम है ABCD तो इसमें AD भुजा BC के समांतर और AB भुजा CD के समांतर होगी। तो इसमें क्या बोला है प्रश्न की समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, तो इसमें विकर्ण समान होते हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, समांतर बोला है इसलिए। अब देखिए 8वां प्रश्न है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर केवल चतुर्भुज बोला है, कौन सा चतुर्भुज नहीं बोला है। तो हम कोई भी चतुर्भुज ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए यही कोई चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, नहीं। देखिए समद्विभाजित यानी एक दूसरे को, दोनों को बराबर भागों में बांटना, यहाँ पे समद्विभाजित नहीं कर रहे, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। प्रश्न 2 है, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों के नाम बताइए। देखिए पहला में आपको ये आकृति दी गई है, ये क्या है, चतुर्भुज है। देखिए इसके 4 भुजाएं हैं, कौन कौन सी, DE, EF, FC और GD, 4 भुजाएं हैं यानी ये चतुर्भुज है। अभी इस आकृति पर यानी इस चतुर्भुज के आधार पर इसकी भुजा, शीर्ष और विकर्ण बताना है। तो इसकी भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पे लिखिए DE भुजा है, ये है EF, FG और यहाँ पे G और D,
ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं, तो ये शीर्ष है डी ई एफ जी। शीर्ष हो जाएंगे डी ई एफ और जी। विकर्ण कौन से हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही विकर्ण है इसमें, डी एफ। और ये भी विकर्ण अगर समान शीर्षों को मिला जाए तो ये भी विकर्ण हो सकता है, यानी इसको बोल सकते हैं ई जी। ठीक है, यहाँ पे केवल भुजा, शीर्ष और विकर्ण बताना था। देखिए प्रश्न ने बोला है भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों। यहाँ पे कोणों को भी बताना है तो कोणों के भी नाम लिख लेंगे। तो कोणों के नाम लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कोण डी है, यहाँ पे कोण ई, कोण एफ और कोण जी। अब देखिए यहाँ पे दूसरी आकृति दी गई है, ये भी चतुर्भुज है, यू वी डब्ल्यू एक्स। ये 4 शीर्षों वाला चतुर्भुज है। देखिए इसके भुजाएं हो जाएंगी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स और यू, ये भुजाएं हैं। शीर्ष का नाम लिखेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स। विकर्ण हो जाएंगे वी एक्स और यू डब्ल्यू। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोणों का नाम पूछा है तो कोण यू, कोण वी, अगर चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं एक्स यू वी, और इस कोण का नाम हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, और इस कोण का नाम हो जाएगा वी डब्ल्यू एक्स। यानी जिस कोण को बोलते हैं उसको बीच में रखते हैं और इसको साइड साइड। ठीक है, तो या फिर सिर्फ कोण को भी लिख सकते हैं, कोण डब्ल्यू और कोण एक्स। आगे देखिए, ये तीसरी आकृति दी गई है, इसमें भी बताना है भुजाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर, आर एस, एस टी और टी क्यू। शीर्ष हो जाएंगे क्यू, आर, एस और टी। विकर्ण कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा आर टी, और ये विकर्ण हो जाएगा क्यू और एस। ठीक है, क्यू एस। कोण भी पूछा है तो कोण क्यू, कोण आर, कोण एस और कोण टी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री है। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। अब इसमें चतुर्भुज में 3 कोण दे रखा है और चौथा हमें बताना है कि कितना होगा। 3 कोण है कौन कौन से, 75 डिग्री के, 95 डिग्री और 110 डिग्री के। चौथा कोण का मान बताना है, हमें नहीं पता है तो मान लेंगे कि माना चौथा कोण x डिग्री का होगा, x डिग्री होगा। ठीक है, मान लेते हैं। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। यहाँ पे लिख लेंगे 360 चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो हम सभी अंतःकोणों को लिख देंगे। पहला है 75 है, दूसरा है 95 और तीसरा है 110। चौथा हमें नहीं पता था तो हमने मान लिया कि x होगा। इसका योग है 360। अब सभी को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5 5 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 7 17 और 1 हासिल है तो ये 18, यानी 280 हो जाएगा। 280 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 280। यहाँ पे 280 को घटाएंगे 360 में से तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो चौथा कोण हमें पता चल गया है। चौथा कोण कितना है, चौथे कोण का मान बताना था। तो चौथा कोण 180 अंश का है। ठीक है, अगला देखिए। प्रश्न है यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 तथा 120 अंश के हैं तथा शेष दोनों कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 2 कोणों का मान दे रखा है 60 और 120, और शेष दोनों कोण जो बचे हुए कोण है वो बराबर है। तो मान बताना है कि कितने डिग्री के हैं। तो हम मान लेते हैं कि
शेष कोण x डिग्री का है। ठीक है, शेष समान है दोनों ना, शेष समान कोण कितने हैं, x डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, तो अब देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसके अंतःकोण है, पहला है 60, दूसरा है 120 और तीसरा और चौथा आपस में बराबर है, तो हमने x मान रखा है। इनका योग होता है 360। 120 में 60 को जोड़ेंगे 180 होगा, x और x 2x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 360 लिखेंगे। 2x बराबर 180 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -180। 2x बराबर 360 में से 180 को घटाएंगे तो ये 180 बचेगा। x का मान हो जाएगा 180 बटा में 2 यानी 90 अंश। ठीक है, शेष दोनों कोण कितने हैं, 90 अंश के हैं। शेष दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। पांचवा निम्नांकित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। पहला है समलंब, दूसरा है उत्तल चतुर्भुज, तीसरा है अवतल चतुर्भुज और चौथा है पतंग। इन सभी आकृतियों को खींचना यानी बनाना है। तो पहला है समलंब आकृति। हमने ये चारों चतुर्भुज पढ़े हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सभी चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा, उसमें सभी आकृतियां थी। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। समलंब कैसा आकृति होता है, इसके एक युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, एक युग्म समांतर कर देंगे और इसका नाम रख लेते हैं, ये AB है, ये है CD और B को C से मिला देंगे और यहाँ पर A को B से। ये हो गई समलंब आकृति। दूसरा है इसमें उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, इसमें सभी कोण क्या होते हैं, 180 अंश से छोटे होते हैं। इस चतुर्भुज की आकृति किस प्रकार से बनेगी, तो देखिए सभी कोण इसमें 180 अंश से छोटे होते हैं, तो इस प्रकार से बना सकते हैं उत्तल चतुर्भुज की आकृति। देखिए इसमें सभी कोण क्या है, 180 अंश से छोटे हैं। ठीक है, कोई भी 180 अंश से बड़ा है ना ही 180 अंश है। इसका नाम है A B C D, अपने अनुसार कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे तीसरा है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज ये विपरीत होते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी कोण 180 अंश से छोटे होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है। ठीक है, 180 अंश से बड़ा कोई एक कोण खींच लेते हैं। ठीक है, ये 180 अंश से बड़ा कोण है। ठीक है, ये हो जाएगा A B, यहाँ पे C लिख देते हैं। अब इस प्रकार से चतुर्भुज को लिख देता है A B C और ये हो जाएगा D। तीसरा बन गया आकृति। चौथा आकृति है पतंग। पतंग की आकृति बनाना है तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे देख लीजिए। ये इस अध्याय का यानी इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पतंग की आकृति बना सकते हैं। तो इसमें केवल 4 आकृति दिया था बनाने को, जो हमने अच्छी तरह से बना लिया। इस प्रकार से हम पतंग बना सकते हैं। ये इसके क्या है, बिगड़ है। यहाँ पे नाम है चतुर्भुज का A B C और D। ठीक है, ये हो गया पतंग की आकृति। चौथा ये आकृति बन गया। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।